हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये नया चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता कैसे है आप लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं। व्हेन सेलर सेल्स हिज गुड्स, सेल एनी गुड टू द बायर, मतलब वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी किसी और को, मतलब वो ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है। he is providing a title to the buyer. This is what transfer of property. इस चैप्टर में हम लोग दो चीज के बारे में देखेंगे, एक प्रॉपर्टी एंड पोजीशन। प्रॉपर्टी क्या है, लेट मी फर्स्ट टेल यू कि ये दोनों चीजें सेम नहीं है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी मतलब हैविंग ओनरशिप ऑफ द गुड्स, एंड पोजीशन क्या है, पोजीशन का मतलब हैविंग कस्टडी ओवर द गुड्स। कस्टडी का मतलब क्या होता है, हैविंग टेम्पररी ओनरशिप। कस्टडी के मतलब हैविंग टेम्पररी ओनरशिप, मतलब हम लोग पहले भी बेलमेंट चैप्टर में ये कर चुके हैं। टेम्पररी ओनरशिप, कुछ समय के लिए हमारे पास उसका ओनरशिप होता है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ये परमानेंटली हमारे पास रहने वाला है। समझ गए? एंड इस चैप्टर में हम लोग पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं कि देखने वाले हैं कि ओनरशिप किसके पास है, मतलब टाइटल किसके पास है। जिसके पास भी टाइटल होगा उसी के पास पूरा राइट होगा। यहाँ पे नीचे हमने लिखा भी है, लेट मी हाईलाइट इट। नीचे हमने लिखा भी है, देखो, वन हु हैज गुड टाइटल कैन ओनली प्रोवाइड गुड टाइटल टू द बायर। जिसके पास भी गुड टाइटल होगा सिर्फ वही गुड टाइटल प्रोवाइड कर सकता है बायर को। ठीक है, इसके बारे में आप लोग अभी समझ जाएंगे जब हम लोग चैप्टर आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, नेक्स्ट हमारा देखिए, we will study about knowing the exact time of passing of property, कि exact time कब प्रॉपर्टी पास होता है, उसके लिए हमें कैसे जानेंगे। सो इसमें पहला पॉइंट आप लोग देखिए, रिस्क प्राइमा फेसी passes with property। देखिए, रिस्क प्राइमा फेसी passes with property। रिस्क प्राइमा फेसी का मतलब है रिस्क passes with property। ये एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, सेलर है। सेलर क्या है, सेल्स अ कार टू द बायर। सेल्स अ कार टू द बायर का मतलब वो क्या कर रहा है, वो ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है टू द बायर। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है। और इसमें तो उसके इन रिटर्न क्या है, बायर क्या प्रोवाइड कर रहा है, बायर प्रोवाइड्स मनी। बायर इज प्रोवाइडिंग मनी फॉर इन रिटर्न, कंसिडरेशन है। तो अब बताओ इसमें केस क्या है, पहले देखते हैं। पहले मैं फिर से बताती हूँ, सेलर ट्रांसफर्स ओनरशिप टू द बायर एंड इन रिटर्न बायर गिव्स मनी टू द सेलर। वो रास्ते में जा रहा था, व्हाइल टेकिंग कार टू होम he met with an accident and the car got damaged। रास्ते में जा रहा था, उसके बाद he met with an accident। तो अब बताओ, who will bear the risk? यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा है, who is going to bear the risk? तो यहाँ आंसर है the person who is having the ownership। ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप है बायर के पास। अगर जिसके पास ओनरशिप होगा उस वही रिस्क उठाएगा। सो यहाँ पे देखिए, नीचे मैंने लिखा है, रिस्क passes with ownership at the time of loss, who is the owner of the goods will bear the loss। जिस समय अगर ये दुकानदार उसे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया होता और ट्रायल पे ये गाड़ी गया होता, तब ये गाड़ी क्या है, कौन लॉस उठाया होता, इसका रिस्क का लॉस सेलर उठाया होता है। बट यहाँ पे वो गाड़ी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका था, इसलिए इसका रिस्क कौन उठाएगा, बायर इज गोइंग टू bear the risk। कमिंग टू द नेक्स्ट केस, इसी पॉइंट का हम लोग दूसरा केस हमने उठाया है। कार वॉज परचेस्ड, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका था, बट पोजीशन वॉज विद द सेलर। पोजीशन किसके पास था, सेलर के पास था। मतलब यहाँ पे देखिए, सेलर क्या है, उसने बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, मतलब सेल कर दिया है। और क्या हुआ, बायर क्या करता है, डज नॉट टेक द कार इमीडिएटली टू द इमीडिएटली विद हिम। उसने क्या हुआ, उसने कार को छोड़ दिया है शोरूम में ही। उसने बोला कि उसमें कुछ और जो भी काम है मैं बाद में आगे लेके जाऊंगा, उठा के लेके जाऊंगा कार को। ठीक है, लेट मी फर्स्ट क्लियर इट। हाँ, तो कार को बाद में उठा के लेके जाऊंगा। अब बताओ, अभी शोरूम में ही कार है और उसमें क्या हुआ, कुछ डैमेजेस हो गया।
किसी भी एक्सीडेंटली किसी भी तरह का कार को डैमेज हो गया. नाउ टेल मी who will bear the risk? Now tell me who is going to bear the risk? Obviously, again the answer is the person who is having ownership is going to bear the risk. Next point हम लोग जाते हैं. Okay, before going to the next point, इस point में मैं आपको कुछ और चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ओनरशिप तो गाड़ी तो शोरूम में ही था, फिर क्यों वहां पे बायर लॉस उठाएगा, लॉस बियर करेगा? तो वही आंसर वही है कि जिसके पास ओनरशिप होगा वही रिस्क उठाएगा. So that is the only answer. So the buyer is going to bear the risk. Okay, now coming to our next point, that is action against the third party. अब बताइए कि अगर थर्ड पार्टी के ऊपर एक्शन कौन लेगा? तो इसको भी हम लोग उसी एग्जाम्पल का कंटिन्यूएशन पे लेते हैं. से वो कार उसने ले लिया, ठीक है, और शोरूम के बाहर उसने रखा ही है और उसने कुछ फिटिंग करवा रहा है. से एग्जांपल यहाँ पे देखो, फिटिंग, वो कार ने क्या हुआ, उसमें कुछ फिटिंग वर्क करवाने लगा. मतलब वो कुछ पॉलिशिंग एक्स्ट्रा वर्क उसने डिजाइनर फिल्म लगा रहे हैं. ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है कार का. उसी समय क्या हुआ, एक बदमाश सा लड़का आया, देखिए यहाँ पे उसने एक पत्थर मार के फेंका कार के ऊपर. अब बताओ क्या होगा? कार तो डैमेज हो गया. अब बताओ, नाउ हु इज गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी? इस लड़के के ऊपर कौन एक्शन लेने वाला है? टेल मी. ये जो लड़का है, ये जो बदमाश सा लड़का है, इसके ऊपर कौन एक्शन लेने वाला है? द ओनर. अगेन द सेम आंसर, द पर्सन हु इज हैविंग ओनरशिप विल टेक द रिस्क. तो यहाँ पे ओनरशिप किसके पास है? बायर के पास है. देन हु इज गोइंग टू टेक द रिस्क? हु इज गोइंग टू टेक द एक्शन? बायर इज गोइंग टू टेक द एक्शन. तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है द पर्सन इन होम द प्रॉपर्टी वेस्ट विल टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर. समझ में आ गया बेटा? होप सो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा. चलिए अभी हम लोग जाते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सूट फॉर प्राइस. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सूट फॉर प्राइस. क्या है सूट फॉर प्राइस? है कि हु विल क्लेम फॉर मनी. ऑब्वियसली जो दुकानदार ही पैसा मांगेगा, बायर तो पैसा मांगेगा नहीं, ठीक है. अगर दुकानदार ने सामान दे दिया है और बायर ने पूरा पेमेंट नहीं करके सामान ले लिया है, so obviously seller is only will ask the money and he only can sue for the price if the property in goods has passed to the buyer. अगर property in goods बायर के पास हो गया है तो वो उसके लिए सू करेगा. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं. होप सो ये आपको समझ में आ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर और बायर. अगर इसमें इंसॉल्वेंसी हो जाता है किसी का भी, सेलर का या बायर का, आफ्टर इंसॉल्वेंसी क्या होगा? आफ्टर इंसॉल्वेंसी क्या होता है बताइए? ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी विल टेक ओवर द गुड्स और प्रॉपर्टी. जो सामान जिसका जब्त हो गया है उसका सामान क्या होगा? वो ऑफिशियल रिसीवर असाइनी जो है वो उसका सामान जब्त कर लेगा. तो यहाँ पे देखते हैं केस हमने पहले लिखा है, इफ सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट. अगर सेलर इंसॉल्वेंट बन जाता है तो क्या होता है? अगर सेलर इंसॉल्वेंट बन गया इफ सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट बिफोर डिलीवरी से पहले ही वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो मतलब उसने बायर को सामान ट्रांसफर कर दिया है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया है. उसके बाद क्या होता है कि उसका इंसॉल्वेंसी हो जाता है. तब बताओ जो ऑफिशियल रिसीवर जो है उसका सामान जो जब्त किया है, क्या उसका सामान के ऊपर वो क्लेम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. क्यों? ये सामान का ऑलरेडी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है. इसलिए जो ओनरशिप, जिस सामान का भी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, उस सामान के ऊपर ऑफिशियल रिसीवर हैज नो क्लेम ओवर द गुड्स. ओके. एंड इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट क्या होगा? बायर जो है बिकम्स इंसॉल्वेंट बिफोर ही पेज.
पूरा पेमेंट करने से पहले ही अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो, इफ पूरा पेमेंट करने से पहले अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो अब सेलर क्या करेगा? सेलर को तो पैसा चाहिए, तो सेलर क्या करेगा? सेलर कैन क्लेम द मनी फ्रॉम ऑफिशियल असाइनी। ऑफिशियल असाइनी, अब आपने दो वर्ड्स पढ़े, ऑफिशियल रिसीवर एंड ऑफिशियल असाइनी। हु इज दिस रिसीवर एंड हु इज दिस असाइनी? तो मैं बता देती हूँ, रिसीवर कौन होता है? Receiver is a person who deals with the income and property of the person or company after they have gone bankrupt. यहाँ पे आपने देख लिया, मैंने लिखा है जिसके जो देखो, who deals with, इंसान का बैंकरप्ट होने के बाद जो उसका सामान के साथ डीलिंग करता है, वो सामान का ध्यान रखता है, वो है ऑफिशियल रिसीवर। एंड ऑफिशियल असाइनी कौन है? who distributes assets to the creditors, जो क्रेडिटर्स को जितना भी एसेट्स, अभी क्या होगा, असाइनी क्या करेगा? अब जो बायर है इंसॉल्वेंट हो गया है, अब सेलर को तो पैसा चाहिए ना, तो वो सेलर कौन हो गया? उसका क्रेडिटर हो गया, तो अब क्रेडिटर को वो पैसा बांटेगा। This is the work of the assignee, official assignee. समझ में आ गया ये पॉइंट भी? सो नाउ ये है, these are the 4 points जो हम लोग अभी किए हैं। पहला, to know the exact time of passing of property, हम लोग इससे जानते हैं कि exact time of passing of property क्या है। पहला हम लोगों ने पढ़ा कि risk prima facie passes with property। पहला risk prima facie passes with property का मतलब risk passes with ownership, risk passes with ownership। नंबर 2 जो है हमारा सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा, एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, कौन लेने वाला है एक्शन? जिसके पास ओनरशिप होगा। नंबर 3 सूट फॉर प्राइस, कौन सूट करेगा प्राइस के लिए? कौन केस करेगा फॉर प्राइस? ऑब्वियसली द सेलर विल सूट फॉर द प्राइस। नेक्स्ट है हमारा इंसॉल्वेंसी, अगर इंसॉल्वेंसी हो गया है देन ऑफिशियल रिसीवर एंड ऑफिशियल असाइनी विल पे द will take over the goods and property, और आप जो भी जिसको भी क्लेम करना होगा उनसे क्लेम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा knowing about the passing of property। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जब हम लोग करते हैं उसमें सर्टेन रूल्स है, वो रूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला देखो, रूल्स इन, हम लोगों ने यहाँ पे 2 चीज पे डिवाइड किया है। देखो पहला जो है, पहला देखिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक और असर्टेन्ड गुड्स, और दूसरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन्ड एंड फ्यूचर गुड्स। ओके, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक और असर्टेन्ड गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स एंड असर्टेन्ड गुड्स हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मैंने इसके लिए आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया है, जो भी बच्चों को इसके लिए डाउट हो, बेटा रेफर टू योर गूगल क्लासरूम, उसमें नोट्स प्रोवाइडेड है काइंड्स ऑफ गुड्स में। उसमें असर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स मतलब पर्टिकुलर गुड्स जो हम लोग चूज करके रखे हैं, दैट इज नोन एज असर्टेन गुड्स। और दूसरा है हम अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स, मतलब जो गुड्स अभी प्रेजेंटली चूज नहीं किया गया है वो है अनअसर्टेन। इन फ्यूचर मतलब जो अभी तक बना ही नहीं है उसे बोला जाता है फ्यूचर गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। जो गुड्स स्पेसिफिक है और या मतलब आपने पिक करके रखा है, वो सब गुड्स के लिए हमारा रूल्स क्या है। तो पहला रूल हम लोग देखते हैं, व्हेन गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट। पहला रूल जो हम लोग देखते हैं, व्हेन गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट, अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे है तो क्या रूल बनता है? डिलीवरेबल स्टेट का मतलब सबसे पहले हम लोग जानते हैं, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब अगर एक गुड सामान आप खरीदने गए हो और उस सामान को आप जैसे मांगो वो रेडी है आपको देने के लिए, उसे बोला जाता है डिलीवरेबल स्टेट। उसमें किसी भी तरह का और कोई भी काम करने के लिए नेसेसरी नहीं है, जरूरत नहीं है। जैसे मतलब उसमें ना पैकेजिंग की जरूरत है ना उसमें रैपिंग की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आप दुकान में जाते हैं, बोलते हैं भैया एक पैकेट बिस्किट दे दीजिए, सीधा वो बिस्किट उठा के दे देता है। उसमें वो पॉलिश करता है या फिर कुछ करता है, कुछ साफ करता है या फिर उसे मेजर करता है हाइट, नहीं, एक पैकेट बिस्किट इज रेडी फॉर डिलीवरी। सो नथिंग इज टू बी डन और
fulfilled by the parties. किसी भी पार्टी को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में जैसे हम लोग जो रूल पढ़ रहे हैं कि when goods are in deliverable state, उस केस में क्या होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, as soon the property in goods passes to the buyer, as soon as the contract is made, as soon as the contract is made, contract कब बनेगा, दुकानदार के पास आप जाओगे, भैया एक पैकेट बिस्किट दे दीजिए, जैसे बिस्किट मिलेगा आप उसे पैसा दे दोगे और द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, तब आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। जैसे आपने पैसा दिया, उसने आपको बिस्किट दिया, आप वो बिस्किट के ओनर हो गए, आप बिस्किट खा सकते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, व्हेन द गुड्स, ये है रूल, पहला वाला पॉइंट का, ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स का पहला पॉइंट है। नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड हम लोग का पॉइंट है when goods have to be put into a deliverable state। पहला है वो deliverable state में था। दूसरा पॉइंट है when goods have to be put into a deliverable state। have to be put मतलब the seller, यहाँ पे देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, the seller is bound to do something to the goods for putting them into a deliverable state। What is this something, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। something का मतलब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, something का मतलब जो हमने यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट किया है, that is something का मतलब है पैकेजिंग, लोडिंग और फिलिंग देम और पॉलिशिंग देम, या किसी भी और तरह का एक्सेट्रा काम जो होता है, कुछ काम बाकी हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उस एग्जांपल से आप समझ जाओगे। आप दुकान जाते हो, भैया को बोलते हो भैया 1 किलो एक ट्यूबलाइट दे दीजिए, ठीक है, ट्यूबलाइट दे दीजिए। तो वो क्या करता है, ट्यूबलाइट को टेस्ट कर रहा है। चलो मैं एग्जाम्पल चेंज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप 2 पेटी फ्रूट्स, आप आम जो खरीद रहे हो, आप 1 क्विंटल मैंगो खरीद रहे हो फॉर ट्रांसफर फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर, ठीक है, आप मैंगो खरीद रहे हैं 1 क्विंटल। अब मैंगो 1 क्विंटल ट्रक भर तो आपको लेके ऐसे ही नहीं पकड़ा दिया जाएगा, ले जाओ, आप कैसे, दुकानदार आपको कैसे देगा, ऑब्वियसली वो उसको कार्टन में पैक करके बढ़िया से पैकेजिंग, लेबलिंग बढ़िया से पैक करके आपको पूरा प्रोवाइड करने वाला है। तो आम आपने मांगा क्विंटल भर, तो क्विंटल भर आम ऐसे ही नहीं पकड़ा देगा, वो पैकिंग करके आपको प्रोवाइड करेगा। दैट इज व्हाट समथिंग इज लेफ्ट when the goods have to be put into deliverable state। यहाँ पे आ रहा है when the seller is bound to do something। what is your seller bound to do? Seller is bound to pack the goods, pack those mangoes before delivery। जब तक वो मैंगोज पैक ना हो जाए तब तक वो गुड्स, मैंगोज आपके पास ट्रांसफर नहीं होंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज समथिंग। समझ में, होप आपको समझ में आ गया इसके बारे में। नाउ नोट, इसमें मैंने क्या लिखा है देखिए, आफ्टर मेकिंग द गुड्स in deliverable state, it must come to the knowledge of the buyer, come to the knowledge of the buyer some way or other। come to the knowledge of the buyer some way or other का क्या मतलब है कि आपने पैकेजिंग कर दिया, अपना काम करके बैठ गया सेलर, ये नहीं है, आपको इन्फॉर्म करना है किसी भी तरह से, या नॉलेज होना चाहिए बायर को कि उसका सामान डिलीवरेबल स्टेट में पहुंच गया है। This is what the second rule when the goods have to be put into deliverable state। जिसमें कुछ अगर करना बाकी है, उसमें कुछ का मतलब क्या है, पैकेजिंग हो, लोडिंग हो, फिलिंग हो, पॉलिशिंग हो, कुछ भी करना बाकी हो, तो अब वो करके डिलीवरेबल स्टेट में लेके आए, तब वो डिलीवरेबल स्टेट में हो जाएगा। समझ में आ गया ये भी। नेक्स्ट आते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज नेक्स्ट हम लोगों का रूल, जब when the goods have to be measured etc to ascertain price। goods have to be measured। measured का मतलब क्या है, कुछ goods ascertained तो होते हैं, ascertained होते हैं मतलब क्या है कि आप दुकान जा रहे हो सब्जी खरीदने, goods तो ascertained है, सामने आपने पिक कर लिया है,
ठीक है, आपने उसने एक आपको प्रोवाइड किया बास्केट, उसने आपने एसरटेन कर दिया अपना सब्जियां, लेकिन वो गुड्स आप तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक वो उसे तराजू में नाप ना ले, मेजर ना कर ले कि आपने अगर 1 किलो भिंडी मांगा है तो 1 किलो वो आपको प्रोवाइड, जब तक मेजर ना कर ले वो प्राइस एसरटेन नहीं होगा। दैट इज व्हाट इन द यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखिए, इफ द स्पेसिफिक गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट, मतलब भिंडी तैयार है, जब मांगो आपको दे सकते हैं, बट द बायर इज बाउंड टू वेट, मेजर और टेस्ट और डू सम एक्ट और थिंग, कुछ भी करने के लिए बायर सेलर इज बाउंड टू डू दैट, ठीक है, एंड टू मेक द गुड्स एसरटेन फॉर प्राइस, मेक द गुड्स, वो गुड्स को एसरटेन करने के लिए, फिक्स प्राइस करने के लिए, जैसे आप फ्रूट्स खरीदने जाते हो तो फ्रूट्स को मेजर किया जाता है, तरबूज आपने बोला कितना है, अब वो वेट करेगा, अगर ये कितना ग्राम है उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस लगा के आपको देंगे। दिस इज व्हाट, जब तक वो मेजर नहीं होगा तब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होगा, मतलब उस सामान का ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर नहीं होगा, दैट इज नोन एज, और यहाँ भी सेम रूल अप्लाइज, द बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, बायर को बताया जाना चाहिए कि बताया जाना चाहिए कि ये मेजर हो चुका है। समझ गए ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 4, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल, गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल, मतलब कुछ ऐसा सामान आप लोग खरीदते हैं जो ट्रायल पे खरीदते हैं, ट्रायल करते हैं उसके बाद खरीदते हैं, ठीक है, तो आप दुकान में गए, सामान उठाए और बोले कि ये सामान मैं ले जा रहा हूँ, मैं ट्राई करूंगा, अच्छा होगा तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा, मैं 2 दिन के लिए ट्रायल पे ले जा रहा हूँ। बहुत बार ऐसा गाड़ी होती है या फिर किसी का आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो, मोबाइल ले रहे हो, लैपटॉप पे, कुछ भी हो सकता है, ऐसा मैंने एग्जांपल दे दिया रैंडम। तो उस केस में क्या होगा, when goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return or on other similar terms, then property therein passes to the buyer। जैसे आपका ट्रायल पीरियड खत्म हो जाएगा वैसे ही प्रॉपर्टी पास हो जाएगा। उसमें 3 पॉइंट मैंने देखिए आप लोगों को यहाँ लगाया है, रखा है कि कब प्रॉपर्टी पास होगा। पहला पॉइंट, व्हेन आप ट्रायल के लिए ले रहे हो, सामान लेके गए हो, तो कब वो प्रॉपर्टी पास होगा, जैसे आप ट्रायल के लिए घर लेके गए हो सामान, उसके बाद दुकानदार को आप कैसे बताओगे कि ये सामान आपने एक्सेप्ट किया है, पहला पॉइंट, when it signifies its approval or acceptance, number 1, when it signifies its approval or acceptance, मतलब फोन करके बोल दीजिए भैया मुझे ये सामान पसंद है, पहला आपने signified your acceptance। नंबर 2 हमने क्या लिखा है, does any act adopting the transaction that is uses it or resells it or pledges it, मतलब उस सामान आप लेके आए और उसके बाद कुछ ऐसा एक्ट करते हो, ऐसा काम करते हो कि वो आप वो बताता है कि वो सामान को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गाड़ी ट्रायल के लिए लेके आए थे और उस गाड़ी को ट्रायल पीरियड के बीच में ही किसी और को बेच दिया आपने, तो इसका मतलब क्या है, किसी को बेच दिया, रीसेल कर दिया, इसका मतलब क्या है, वो ऑब्वियसली आप सामान को आपने एक्सेप्ट कर लिया। या फिर आपने ट्रायल पीरियड के अंदर आपने 2 दिन के लिए लाया था ट्रायल में कुछ कपड़ा और उस ड्रेस को आपने ट्राई कर लिया, पहन लिया और कहीं पार्टी हुआ है, तो अब क्या, उसका मतलब क्या है कि आपने उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये है सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है, इफ इट डज not signifies his approval or acceptance before the lapse of time, इसका मतलब क्या है, आपने 2 दिन के लिए ट्रायल पे तो सामान लेके आए थे, लेकिन तीसरे दिन तक आपने, चौथे दिन तक आपने कुछ भी नहीं बताया कि ये सामान आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, 2 दिन हो गया है ट्रायल का, तीसरे दिन से दुकानदार ये मान के एज्यूम करके चलेगा कि आप सामान को एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि 2 दिन के बाद टाइम लैप्स हो गया ट्रायल का, उसके बाद भी आपने सामान रिटर्न नहीं किया या फिर बोला नहीं दुकानदार को फोन करके कि मुझे ये सामान नहीं चाहिए, then that will be obvious that you have accepted the goods। समझ गए ये वाला ही पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देखिए, नीचे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है उसके बारे में। एग्जाम्पल देखिए, ए what he does, delivers a horse
on sale or return within 8 days to the buyer, that is B. ठीक है, A सेलर है, B बायर है, 8 दिन के ट्रायल पे उसने उसे घोड़ा दिया देता है। तो क्या होता है, वो हॉर्स जो है it died in the थर्ड डे में उस घोड़े का डेथ हो जाता है विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ B. नाउ A will, यहाँ पे who is going to bear the risk? यहाँ पे A, that means the seller will bear the risk, bear the loss. Why? As the horse was still his property. यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ था। पहली बात कि पहला जिसको हम लोगों ने 3 कंडीशंस बोला था, पहली चीज कि उसने बायर ने उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, देन उसने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया था कि वो माना जाएगा कि उस घोड़े को उसने एक्सेप्ट किया है। तीसरा पॉइंट, टाइम लैप्स भी नहीं हुआ था, एक डे के बाद टाइम लैप्स होने वाला था, बट यहाँ पे थर्ड डे में ही घोड़े का डेथ हो गया, तो अभी तक इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हुआ नहीं है। सो द हु इज गोइंग टू बियर द रिस्क? ऑब्वियसली द buyer is going to bear the risk. Sorry, I'm very sorry, seller is going to bear the risk. Next आते हैं, ये हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हमारे ऑफ रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अंडर रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो हम लोग पढ़ रहे थे अंडर एसर्टेन गुड्स। एसर्टेन गुड्स में हम लोगों ने 4 केसेस हम लोगों ने पढ़ा है। पहला केस, अगर वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। दूसरा, अगर वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए बाकी है। तीसरा, व्हेन द गुड्स हैव टू बी मेजर्ड टू ascertain प्राइस। चौथा, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल। ये चारों केसेस में कब ओनरशिप ट्रांसफर होगा, क्या रूल उसके ऊपर क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन्ड एंड फ्यूचर गुड्स। अनअसर्टेन्ड एंड फ्यूचर गुड्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होता है? सबसे पहली चीज, अनअसर्टेन्ड गुड्स हम लोग क्या है बता चुके मैं स्टार्टिंग में। अनअसर्टेन्ड मतलब वो गुड्स हमने चूज नहीं किया है, मतलब सिलेक्ट नहीं किया, अनअसर्टेन्ड है। एंड फ्यूचर गुड्स मतलब अभी तक वो गुड्स मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ है, ठीक है, उस केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब? सेक्शन प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड देखो यहाँ पे सेक्शन 18 एंड 23 है। द गुड्स कॉन्ट्रैक्टेड हियर टू बी सोल्ड आर नॉट ascertained और आर फ्यूचर गुड्स। द प्रॉपर्टी इन गुड्स डज नॉट passes to the buyer unless and until the goods are ascertained or unconditionally appropriated to the contract so as to bring them in a deliverable state. ये जो मैं लंबा चौड़ा पढ़ा उसको मैं समझा रही हूँ कि पहला चीज, गुड्स पहले ascertained नहीं है, हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा। उससे पहले ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहला चीज जो आपको करना है, आपको गुड्स को लेट मी हाईलाइट, आपको गुड्स को कहाँ एसर्टेन करना होगा। सबसे पहला आपको गुड्स को एसर्टेन करना होगा एंड और अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट सो दैट टू ब्रिंग देम इन अ डिलीवरेबल स्टेट। अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को आप जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा अकॉर्डिंग टू इट आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बोथ बायर एंड सेलर को फुलफिल करना होगा। देन ओनली अगर सारे चीजें फुलफिल हो गए, देन द सेलर एंड इज the goods is now ready for delivery either, ठीक है, now the goods is ready for the delivery with the S. now इसमें देखिए, इसमें आपको मैं फिर से समझा देती हूँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनएसर्टेन फ्यूचर गुड्स कब होगा? पहला चीज, आप जो गुड्स एसर्टेन नहीं है, मतलब आप उसे एसर्टेन कर दिए, बल्क में से आपने उठा के सिलेक्ट कर दिया कि ये एसर्टेन कर दिया, उसके बाद
जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बायर एंड सेलर के बीच हुआ है वो पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो गए। अगर ये दोनों चीज हो गया तो उसे आपको क्या कर सकते हैं, वो आप डिलीवरी कर सकते हो। द गुड्स इज नाउ रेडी फॉर डिलीवरी। सो यहीं पे हमारा इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट 1 जो है खत्म होता है। इसके आगे मैं आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट प्रोवाइड करूंगी। इसमें जो भी बेटा डिटेल्स होंगे वो आपको मैंने जो कुचल एंड कुचल का बुक प्रोवाइड का से मटेरियल जो प्रोवाइड किया है आपको गूगल क्लासरूम में, वहां से आप ले लीजिए, ठीक है। और सेक्शंस भी आप डिटेल जितना भी है वहां से आप प्रोवाइड ले लीजिए। यहाँ पे ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है बेटा, मैं इतना डिटेल में पूरा नहीं बता पाऊंगी, बट दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके लिए बनाया है। सो होप सो यू गॉट इट, अंडरस्टूड इट। किसी भी तरह का डाउट हो टेल मी, या फिर आप कमेंट पे लिख लीजिए कि व्हाट आर द डाउट्स यू हैव ऑकर्ड हियर। सो होप सो यू अंडरस्टूड। थैंक यू।